हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लोगों को सीए फाउंडेशन का आज का जो हमारा मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट सीरीज 2 का आज का जो लॉ का पेपर है, आइए उसके ऊपर फटाफट से डिस्कस कर लेते। मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिया है ताकि कम टाइम में आप लोग मेरे साथ पेपर को सॉल्व कर पाए। हालांकि इस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप लोगों ने नहीं करके रखा है। मुझे लगता है कि हाँ, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ये वाले सॉल्व करके रखे हुए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो ऐसे ही अपने प्रीवियस पेपर्स के अंदर ऑलरेडी क्वारी कर चुका है। आरटीपी एमटीपी पेपर्स में किधर न किधर कवर है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे लोगों को स्टार्ट करते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन के ऊपर एबीसीडी 4 पार्टनर्स हैं, ज्वाइंटली उन्होंने प्रॉमिस किया है 6 लाख रुपीस देने के लिए एफ को। मींस हर एक केस से 1.5 लाख आ रहा है। बी और सी, इसमें से दो जने इंसॉल्वेंट हो गए हैं। बी कुछ भी पे नहीं कर पा रहा है और सी जो है वो अपने 150 में से, मतलब 1,50,000 में से 50,000 दे पाएगा। ए को एफ ने फोर्स किया पूरा पैसा देने के लिए, तो आपको लायबिलिटी डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ज्वाइंट प्रोमिसर का ज्वाइंट लायबिलिटी, ज्वाइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबल वाला पूरा प्रोविजन आपको इसमें लिख देना चाहिए था। प्रैक्टिकली अगर आप लोगों से बात करूं तो हर एक केस से 1.5 था। बी जो है पूरा ही इंसॉल्वेंट हो गया। सी की तरफ से 1.5 में से 50,000 तो रिकवर हो गए। मतलब टोटल लॉस जो हुआ मिलाकर के वो 2.5 लाख रुपए का है, जो ए और डी को बेयर करना पड़ेगा 1.25, यानी हर एक केस से आएगा बच्चे लोगों 2.75, क्योंकि बी और सी ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो अब यहां कहा गया कि पूरा पैसा ए से रिकवर किया है, यानी पूरा 5,50,000 रुपीज जो है वो ए से रिकवर किया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ए वापस डी से कितना रिकवर करेगा, तो वो ऑब्वियसली 2.75 रिकवर कर लेगा। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। थ्योरी आप लोगों को इसकी जॉइंट प्रोमिसर्स की हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ रखी है, तो बहुत आराम से आप इस 4 मार्क के क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ करिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन है। मिस्टर आर इज एन इंडियन सिटीजन, स्टे है उसका इंडिया में ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 डेज के लिए, बराबर। तो बच्चे लोगों, इंडियन सिटीजन है, उसके अलावा नेचुरल पर्सन है, उसके अलावा 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रह भी लिया है, तो बिल्कुल ये बंदा तो एलिजिबल है। अभी एक फॉरेन सिटीजन को अपॉइंट करता है जो 125 डेज इंडिया के अंदर रहा है। भले ही 125 डेज रहा, पर चूंकि फॉरेन सिटीजन है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। और बढ़िया चीज बच्चे लोगों, अगर आपको यहां से मैं बताऊं तो सेम क्वेश्चन अपने को कहां मिलेगा, ये देखिए। हमारा जो पिछले जुलाई का पेपर था बच्चे लोगों, जुलाई के पेपर में, सॉरी जून 22 का हमारा जो पेपर था, ये देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया इधर से, मतलब आईसी का है भाई। तो आईसी ने अपने उसी पेपर में से इस क्वेश्चन को बनाया है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में सॉल्व कर चुका हूं, बराबर। ओपीसी का हमारा क्वेश्चन जाएगा, ये देखो आपका इसका आंसर मैं आपको आईसी का दिखा भी देता हूं, है ना। ये देखिए बहुत सीधा सीधा सा पोर्शन था। ओपीसी का डेफिनेशन में हमने बता दिया कि भैया ओपीसी में बात ऐसी है कि जो पर्सन इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन हो और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर अगर इंडिया में रहा है, वही ओपीसी बना भी सकता है और वही नॉमिनी भी हो सकता है। तो आर खुद तो बन सकता है क्योंकि एलिजिबल है, लेकिन एस के लिए चूंकि एक फॉरेन सिटीजन है तो उसके लिए परमिसिबल नहीं है, तो उसका नाम नहीं दिया जा सकता है। बच्चे लोगों, सीधा सीधा आंसर आप लोगों के सामने है, तो बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते थे, बराबर। तो बिल्कुल पिछले अटेम्प्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूं एकदम फटाफट से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। सोगा का क्वेश्चन है। सोगा के सेक्शन नंबर 26 में आपको मिलेगा कि भाई रिस्क जो है, जब तक गुड सेल नहीं हो जाए तब तक सेलर की है, लेकिन एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो फिर बायर के सर पे रिस्क आ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो वो पूरा जो प्रोविजन आपको इसके अंदर लिखना चाहिए कि पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और किस तरीके से इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो अपने को बढ़िया सेक्शन 26 यहां पे समझा देना चाहिए। थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड पे अगर बात करूं तो 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। बच्चों लोगों को डिस्कस्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पुराने अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वो सिचुएशन बताइए जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और वो भी दोनों पार्टी की कंसेंट से। अरे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट का हमारा पॉइंट है भी सेक्शन नंबर 62 के जो प्रोविजंस हैं, जहां पे आप लोग नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसेशन, रेमिशन और वेवर की बात करते हो, बस वो पॉइंट सारे के सारे आप लोगों को यहां पे समझा देने चाहिए, बराबर। बहुत क्लियर है। तो सेकंड के ए में अपने को वो पार्ट देना चाहिए। अब कई लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर वो तो 5 पॉइंट्स है, इन्होंने 7 मार्क का क्वेश्चन बना दिया है। तो देखिए मार्क्स का डिवीजन ऐसे अपने हिसाब से इसमें करेगा, लेकिन जितने पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स है, अपने को वो एक्सप्लेन यहां पे कर देने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, एलएलपी में से इस पेपर में नया अमेंडमेंट वाला कोई पॉइंट नहीं पूछा, एलएलपी का एकदम बेस पॉइंट पूछ लिया। जो एलएलपी स्टार्ट होने के टाइम पे आपको मैंने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट रहता है, वहीं से क्वेश्चन है। एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ एलएलपी ऑफ कंपनी, है ना। यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है। तो इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो जो पूरे आपके 2-3 पैराग्राफ्स हैं वो आपको बढ़िया तरीके से दोनों की क्वालिटीज को इंक्लूड करके यहां पे समझा देने चाहिए थे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था प्योर थ्योरी का। थर्ड क्वेश्चन पे आया बच्चे लोगों, तो डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 में आपको दे रखा है, वो आपको लिखना है जो अकाउंट्स में भी पढ़ते हो। नेम द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो उनमें से कोई भी दो को एक्सप्लेन करना है, तो हमने पढ़ा हुआ अभी एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, तो शेयरिंग प्रॉफिट भी है और इसमें बिजनेस वाला पॉइंट भी। और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय एनीवन और ऑल और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल। तो वो वाला पॉइंट आपको जो है, कोई भी दो एलिमेंट्स आपको समझाने को बोला है तो नाम तीनों के लिख देने और बाकी दो एलिमेंट आप लोगों को समझा देने चाहिए। तो डायरेक्टली सेक्शन 4 एलिमेंट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन यहां पे बन जाता है, ठीक है। इसी का बी पार्ट अगर देखें बच्चे लोगों, तो माइनर का एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया, एज इसका 16 ईयर है, पुराना आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। बोरो करता है 50,000 रुपीज फॉर हिज पर्सनल पर्पस, माइनर ने पैसा लिया है। फ्यू मंथ्स लेटर ही हैज बिकम मेजर, मेजर हो गया और इसने पैसा वापस नहीं चुकाया। ड्यू डेट पर द लेंडर वांट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट एक्स। अब बहुत सीधा है, सेक्शन 11 बोलता है माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, आपको सूट फाइल करने का राइट नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी भी नहीं मिलने वाला है। इवन वो अगर रेटिफाई कर देता है तो भी, 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट डाल दो, तो भी इसमें राइट मिलने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर ये 50,000 उसने लाइफ का नेसेसिटी के लिए लिया है एंड एक्स हैव सम प्रॉपर्टी, देन एक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, एक्स प्रॉपर्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल ना। पर्सनली लायबल तो किसी भी केस में वो होने वाला नहीं है, वो अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज मेजर होने के बाद भी लेंडर हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट एक्स, ये अपने को आंसर में शो करना चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें इसका, जे कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पुराना। जे's गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल। ना के जो है वो जे पे केस करना चाह रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 56 है ना, जिसमें आप लोग पढ़ते हो सुपर रीडिंग या कह सकते हो आप लोग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। और उसमें अपना एक पॉइंट आता है आउटब्रेक ऑफ वॉर का, कि अगर दो कंट्रीज के सिटीजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस से पहले अगर वॉर स्टार्ट हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, नहीं हो सकता अभी परफॉर्म, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह से हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। वो अपने को यहां पे समझा देना चाहिए था। 3 मार्क्स के दोनों पोर्शन है तो बहुत इजीली आप लोग समझा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, सेक्शन नंबर 55 से लगा के 61 का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, जहां सेलर के राइट पूछे बायर के अगेंस्ट में, प्राइस के लिए केस कर सकता है, डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। डैमेजेस भी 2 तरह की अपन लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता है। तो वो जो 5 पॉइंट्स अपने को मेनली दे रखे हैं वो यहां पे अपने को आंसर में लिख देने चाहिए थे, ठीक है। देन उसके बाद में अगला पार्ट है बच्चे लोगों, मिस्टर एम इज वन ऑफ 4 पार्टनर इन XY एंटरप्राइजेस, ही ओज ₹6 करोड़। अब ये बच्चे लोगों जुलाई 21 का हमारा क्वेश्चन है, आज इट इज जुलाई 21 का क्वेश्चन है। M जो है वो वन ऑफ द 4 पार्टनर इन XY एंटरप्राइजेस, ही ओज अ सम ऑफ ₹6 करोड़ टू हिज फ्रेंड मिस्टर Z से उसने 6 करोड़ रुपए उधार पे लिया है, which he is unable to pay on due time, पैसा चुका नहीं पाया, so he wants to sell his share in the firm to Mr. Z for setting the amount। तो वो ये चाहता है कि अपना जो शेयर है वो सेल कर दे। अब बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 29, जो मैं आपको हमेशा ट्रांसफरी के राइट्स का सेक्शन बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये परमिशन देता है। उसका पहला लाइन में लिखा हुआ है कि भाई ही कैन सेल, बाकी पार्टनर का कंसेंट नहीं है तो नए पार्टनर की तरफ से जेड नहीं आ सकता है, लेकिन ट्रांसफरी तो बन सकता है, ठीक है, तो सेल कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, कैन मिस्टर एम वैलिडली ट्रांसफर? यस, 100% आंसर यस में जाएगा। सेक्शन 29 उठा करके देखिएगा, जुलाई 21 का सजेस्टेड में भी आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा ये, तो बिल्कुल वहां पे ये ट्रांसफर कर सकता है। अब सेकंड नंबर, व्हाट वुड बी द राइट ऑफ ट्रांसफरी इन केस ऑफ मिस्टर एम? ये जो पार्टनर जिसने अपना शेयर ट्रांसफर किया wants to retire from the firm after a period of 6 months from the date of transfer। बच्चों समझना, अब हमको पता है कि ये बंदा जब तक ट्रांसफरी की तरह से होगा, जब तक फर्म चलेगी ना, तो फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, जो प्रॉफिट दिया जाए इसको एक्सेप्ट करना है, बुक्स का डिमांड भी नहीं कर सकता है।
लेकिन जिस टाइम पे वाउंड अप हो रहा है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है, या ये बंदा जब रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर, उस टाइम पे उस पार्टनर का जितना शेयर है वो इसको मिलेगा। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ लोन प्लस 7 के अंदर जो भी बुक्स उस वक्त देखने का इसको राइट मिलेगा। ये 2 राइट जेड को मिलने वाले हैं। अब बढ़िया चीज ध्यान रखना, लोन है 6 करोड़ का। अपने को ये नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर कि उसका शेयर कितना है, तो जितना भी फर्म में उस पार्टनर का एम का जितना शेयर है वो सारा का सारा जेड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि भी अगर 6 करोड़ से ज्यादा है तो अप टू 6 करोड़ मिल जाएगा, 6 करोड़ से कम है तो जितना है वो सारा का सारा मिल जाएगा, बाकी के लिए वो अलग से केस करता रहे। और एट दैट टाइम इस जेड को अकाउंट्स देखने का भी पूरा पूरा राइट रहेगा। ये अपने को आंसर में शो करना चाहिए। फाइनल आंसर जब आप लिखें तो टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़। बाकी आप जाकर के देखेंगे जुलाई 21 के सजेस्टेड आंसर्स के अंदर, तो इसका पूरा आंसर एज इट इज आपको दे रखा है। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यस ही कैन क्लेम। 2 राइट्स उसके पास में हो गए। हाँ, जो भी एम का एसेट है उसमें से शेयरिंग मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़, है ना। और उस वक्त के अंदर उसको बुक्स देखने का राइट भी मिलने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों को। बहुत फटाफट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों ऑलरेडी क्लास में डिस्कस है और पिछले ही पेपर का क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही, सोनल वेंट टू ज्वेलरी शॉप, आस्क्ड द सेल्स गर्ल्स टू शो द डायमंड बैंगल ऑफ रूबी स्टोन चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला सर रूबी स्टोन तो नहीं है हमारे पास में, डायमंड बैंगल्स है लेकिन रेड स्टोन के अंदर है, आप डिजाइन पसंद कर लो, हम इसको रूबी में बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। सोनल ने सेलेक्ट कर लिया है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है ऑलरेडी उसने पे कर दिया है। ज्वेलर ने उसको 1 वीक बाद आने को बोला। बाद में जब वो आती है, शी नोटिस दैट ड्यू टू रूबी स्टोन द डिजाइन ऑफ बैंगल हैज बीन कंप्लीटली डिस्टर्ब, शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क मैनेजर टू गिव हर मनी बैक, पर उसने मना कर दिया है। अब 2 चीजें आपसे पूछिए, एक तो रीजन सोनल कैन रिकवर द अमाउंट, क्या वो पैसा ले सकती है, और अगर ज्वेलर कहता है कि ही कैन चेंज द डिजाइन तो क्या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा क्या। अब बच्चे लोगों आपको मैं इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर दिखाता हूं। ये दिसंबर 21 के आरटीपी के अंदर भी क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन आईसीआई पिछले अटेम्प्ट के अंदर पूछ चुका है। कहां है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, किधर गया भाई, ये देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे जून 22 अटेम्प्ट के अंदर ये सेम क्वेश्चन देखिए, सोनल से चालू करते हुए यही 2 क्वेश्चन यहां पे क्वेरी किए, दिसंबर के आरटीपी के अंदर भी था सेम क्वेश्चन। तो पूरा क्लास में डिस्कस क्वेश्चन है। यहां से आप लोगों को, आपको याद हो तो मैंने कहा था सेक्शन नंबर 4 से जाएगा जहां हम एग्रीमेंट टू सेल पे बात करते हैं कि भाई ये मैटर अभी तक सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल पे था क्योंकि कंडीशंस अभी फुलफिल होनी बाकी है। तो अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो ये सेल तो हुई नहीं अभी, तो बट ऑब्वियस आपने कंडीशन पूरा नहीं किया तो शी हैज राइट टू गेट बैक हिज अमाउंट, वो अपना अमाउंट वापस ले सकती है। और अगर आप कुछ भी उसमें चेंजेस की बात करते हो कि भाई हम इसके डिजाइन में चेंज कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ये बियर नहीं करने वाली है। Even though he has to bear some expenses for repair, he can't charge it from Sonal. आप बायर से नहीं ले सकते हो, ज्वेलर का खुद का पैसा लगने वाला है। तो ये सेक्शन 4 एग्रीमेंट टू सेल्स है, हमारा पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे बना हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रख चुका हूं मैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने पूरा सॉल्व करके इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, वो भी आप वहां से जाकर के इस क्वेश्चन का पूरा आंसर डिटेल के अंदर समझ भी सकते हैं। बराबर, तो एकदम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पे बच्चे लोगों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अपने नोट्स के अंदर भी है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैपिटल, सिंपल मीनिंग बता देना है आपको, इक्विटी प्रेफरेंस वाली चीजें बतानी है, कैपिटल का मीनिंग बता दिया आपने। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन इन द डोमेन ऑफ कंपनी लॉ, बच्चे लोगों ऑथोराइज की कैपिटल हो गई। ऑथोराइज के बाद हमारी कौन सी हो गई भाई, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड के बाद हमारी सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो डोमेन है अपने को समझाना है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन आपको समझाना था तो इजीली डिस्कस किया हुआ है, सेक्शन 43 में अपने को दे रखा है, मेन जो सेक्शन है ध्यान में रखेंगे। चलिए 6 का बच्चों आखिरी पॉइंट आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुपर इनिंग पॉसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं अपने नोट्स के अंदर भी है। डायरेक्ट आप लोगों को सेक्शन 56 इसमें समझा देना है, यानी आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बिफोर परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल हो गया है, जिसमें अगर अच्छा एग्जांपल के साथ पूछा है इन्होंने, हेल्प विद एग्जांपल, तो बच्चों एग्जांपल किसी का भी लगाओ, वेदर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, या पर्पस हमारा फेल हो गया, या पार्टीज में से किसी की डेथ हो गई है, या हमारा वॉर स्टार्ट हो गया है बराबर से, या लॉ में चेंजेस हो गए हैं, कोई भी एक पॉइंट लगा करके 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजीली सुपर इनिंग लॉ फ्रस्ट्रेशन आपको मैंने कहा था वो यहां पे अपने को थ्योरेटिकली समझा देना है। नेक्स्ट पे आते,
Subject to agreement by partner state the rules that should be observed by partner in setting up accounts after dissolution. डिसोल्यूशन के बाद अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं भाई, ये तो तुम अकाउंट्स के अंदर ही पढ़ लेते हो, है ना, सेक्शन नंबर 48 में दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले फर्म का एसेट काम में आएगा, ठीक है। अगर कम पड़ गया तो उसके बाद में घर से लेकर के आना पड़ सकता है पैसा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पेमेंट्स के लिए। अब यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये भी आपको पता है, सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज पे होंगी, फिर अगर कुछ बच गया तो पार्टनर का लोन जाएगा, फिर बच गया तो पार्टनर्स के कैपिटल्स का पेमेंट कर देंगे, और फिर भी बच गया तो पार्टनर्स को ही वापस मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉसेस का पेमेंट कैसे करना है, कैसे एडजस्ट करना है, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट कैसे होना है, ये सब अकाउंट्स में आपने पढ़ा, लॉ में आपने पढ़ा, सेक्शन 48 में दे चुके हैं अपन, वो पूरा आपको आज ही समझा देना चाहिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच के बच्चों देखो कितना फटाफट सॉल्व कर लिया मैंने आपके साथ में मिलकर के, बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो कम टाइम में आप चीजों को फटाफट से कर ले, इसलिए मैंने बहुत फास्ट सॉल्व कर दिया इसको। क्लियर बोल दिया बच्चे लोगों, ये आई थिंक अपने नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन, और बहुत इजीली देखते आपको लगा होगा यार ये तो यूं हो जाएगा, है ना। बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसका सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड ने 90,000 और 70,000 शेयर ले रखे हैं पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड के। अब पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड वो है जिसका कैपिटल 30 लाख का है, जो 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 में है, तो कुल मिलाकर के 3 लाख शेयर है भाई, और 3 लाख में से एक होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी कंपनी ने मिलाकर के 90 और 70 ले रखे हैं, यानी 1.6 लाख इन्होंने ले रखा है बच्चों। अब हमको पता है मोर देन 50% वोटिंग पावर, अब डायरेक्टली वोटिंग पावर कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि जितनी कैपिटल उतनी वोटिंग पावर, तो 3 लाख अगर शेयर है तो 3 लाख ही वोटिंग राइट है, मोर देन 50%, 1.5 लाख से ज्यादा पास आगे तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। पूछा यही है कि आप बताइए क्या पीक्यू यहां पे बीसी की सब्सिडरी कंपनी होगी क्या? 100% होने वाली है, डेफिनेशन आप दे देंगे तो 1.6 है, तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग या पीक्यू इज सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये अपने को ध्यान रखना है। एक आंसर तो हुआ। व्हाट वुड बी योर आंसर अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये वाली कंपनी, मतलब बीसी कंपनी की जो सब्सिडरी केएल है, वो अगर अकेले 1,60,000 ले ले तो क्या होगा? तो भी रिलेशन सेम रहेगा, लेकिन प्रोविजन चेंज कर देंगे। कौन सा वाला प्रोविजन? हम ये बनाएंगे कि भाई ऐसा हुआ कि पीक्यू की होल्डिंग कंपनी जो डायरेक्ट है वो कौन सी हो गई? केएल हो गई, और केएल की जो होल्डिंग कंपनी है वो बीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इट मीन सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग का भी सब्सिडरी कंपनी बनेगा। वो प्रोविजन अपने को लगा देना है ना, क्योंकि चाहे हम हेल्ड करें, चाहे हमारी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर होल्डिंग कंपनी हेल्ड करे, या अकेले सब्सिडरी कंपनी भी हेल्ड कर रहे तो भी परमिसिबल रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो भी सेम रिलेशन बनने वाला है, बस प्रोविजन चेंज हो जाएगा। सब्सिडरी का सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज आल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो प्रोविजन एक्सप्लेनेशन वाला अपने को लगा देना चाहिए। तो डेफिनेशन देकर के आपको आंसर देना है बहुत सिंपल तरीके से, बराबर। तो ये बच्चे लोगों पूरा आपका पेपर है जो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने एग्जाम में पेपर दिया है जिन्होंने पेपर, वो अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे, और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था तो वो यहाँ पे मेरे साथ एकदम फास्ट चेक कर लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इन सबके आंसर्स पड़े हुए हैं। चलिए तो आज का काम यहीं पे खत्म कर दे, फिर आप लोगों से बच्चे लोगों रिविजन्स को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दी मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।